साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर सिर्फ फुटअव्वल मची है। दो कहानियां हैं। अब देखिए, बड़ी बड़ी खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरें होती हैं दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन दब जाती हैं। मगर ये खबरें कभी पुरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर लगातार कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब लगातार कहते रहे हैं, अब भी कहते हैं। इसके अलावा कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू, वो भी कह चुके हैं। हालांकि उनको कानून मंत्रालय से भी हटाया गया था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ना दोस्तों, वो एक विमर्श खड़ा करने की मांग तो करता है। उस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। दो घटनाएं आपको दिखाऊंगा, ये बात आप समझ लीजिए। अभी जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो इलाहाबाद ट्रांसफ़र किए गए और उनको करप्शन में एक तरीके से दोषी पाया सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने, और तभी तो महाभियोग की सिफारिश की, उस समय भी कॉलेजियम पर सवाल उठे थे। लेकिन ये दो नई घटनाएं क्या हैं, उसको जानना चाहिए। एक तरफ वकीलों की संस्था खड़ी है और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सवाल खड़े कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम पर। तो कम से कम इस बात को जनता के बीच आना तो चाहिए। मैंने देखा नहीं दोस्तों, और इसीलिए मैं इस मुद्दे को आपके सामने रख रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, चूंकि मैं सिर्फ खबर आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले, तो आप कमेंट के साथ अपनी बात ज़रूर रखिएगा। ये बताइएगा कि क्या वास्तव में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर नए सिरे से विचार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसे हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ पर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। देखिए, लगातार नए गीत अपलोड हो रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद भी नए नए गीत, और हर हफ्ते गीतों की तैयारी है। तो आप ज़रूर अपना प्रेम और स्नेह इसमें बनाए रखिए और कमेंट के साथ भी जुड़िएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए खबर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, केंद्र से नियुक्ति को नहीं मिली हरी झंडी। CJAR ने उठाया सवाल। CJAR क्या है, मैं फुल फॉर्म पढ़ देता हूं। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। इस संस्था के बारे में भी बताऊंगा और इसमें कितनी बड़ी खबर है वो भी समझिए। कई लोग कहते हैं ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करता है, केंद्र सरकार कुछ करती नहीं है। केंद्र सरकार क्या करती है उसका उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। हाई कोर्ट में दोस्तों 2 जस्टिस के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की। केंद्र सरकार ने इसको लंबित रखा, इसको आगे बढ़ाया ही नहीं। और इसी को लेकर के 8 जुलाई को कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म ने एक बयान जारी किया और क्या कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट श्वेत श्री मजूमदार और एडवोकेट राजेश दातार की हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति को सिफारिश के बावजूद पेंडिंग बनाए रखा, उसकी कड़ी निंदा की है। इस मामले में बहुत डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, और इसलिए ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। और ये जो संस्था है CJAR, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, उसने सुप्रीम कोर्ट से एक आग्रह किया कि आप इस मामले को जुडिशियल साइड पर उठाएं। मतलब कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट फैसला करता है। 2 तरह के काम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है कि हाँ भाई इसको लेना है उसको लेना है, और ये बार बार विवाद होता है कि क्या ये सब काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम जुडिशरी का है क्या? भाई जुडिशरी का जुडिशियल फंक्शन करना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में फंसे रहना चाहिए? और एक बार किरण रिजिजू कह चुके हैं कि इसी में अधिक समय इनका चला जाता है। तो ये जो संस्था है इसने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इसको जुडिशियल साइड पर उठाएं और केंद्र सरकार से आप स्पष्टीकरण मांगे कि 2 वकीलों की आपने संस्तुति की और उनको क्यों नहीं मंजूरी दी गई। ये क्यों मुद्दा आया जानते हैं? क्योंकि इन दोनों वकीलों ने, मैं नाम पढ़ देता हूं,
एडवोकेट श्वेत श्री मजूमदार और एडवोकेट राजेश दातार, इन दोनों ने अपनी सहमति वापस ले ली। इनको जस्टिस बनने के लिए सिफारिश की गई, इन दोनों ने अपनी सहमति वापस ले ली। क्यों? क्योंकि इनके साथ बाकी जो नाम भेजे गए थे उनको तो स्वीकार कर लिया गया, उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, लेकिन इन दोनों नामों को स्वीकार नहीं किया गया। अब ये संस्था कौन है ये भी आप समझ लीजिए। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स, ये वकीलों का एक गैर सरकारी संगठन है दोस्तों, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये न्यायिक पारदर्शिता और न्यायाधीशों की जवाबदेही में सुधार के लिए काम करता है। इसने क्या स्टेटमेंट जारी किया, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। हम केंद्र सरकार द्वारा श्वेता श्री मजूमदार और राजेश दातार के नामों को बाकी नामों से अलग करने की असंवैधानिक और अवैध कार्रवाई की निंदा करते हैं। यह चयन और अस्वीकार की नीति न तो कानून में मान्य है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दिए गए फैसले के अनुरूप है। अब आप समझ गए दोस्तों कि ये एडवोकेट्स की संस्था है। दो एडवोकेट के नाम को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया गया, और इन लोगों ने यह भी याद दिलाया कि 2022 में भी यही हुआ था। उस समय सीनियर एडवोकेट आदित्य सौंधी, कॉलेजियम ने सिफारिश की, उसको स्वीकार नहीं किया गया था। इस मामले में तो कोर्ट में भी चल रहा मामला, 2018 से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उसमें यह सवाल उठाया गया है कि आप जो सिफारिश करते हैं, अगर सरकार उसे स्वीकार नहीं करती है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। मैं इन दोनों वकीलों के बारे में भी थोड़ी जानकारी देता हूं दोस्तों। श्वेता श्री मजूमदार, इनको दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी, और इनके साथ साथ अगस्त 2024 की बात बता रहा हूं मैं, उस समय इसी सिफारिश में अजय दिगपाल, हरीश विद्यानाथन शंकर, दो और नाम थे। दोनों को स्वीकार कर लिया गया, नियुक्ति हो गई, लेकिन मजूमदार की नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने अब अपना नाम वापस ले लिया है। और दूसरे एडवोकेट हैं राजेश दातार, इनको बॉम्बे हाई कोर्ट में 24 सितंबर 2024 को सिफारिश की गई थी, और इसमें 4 नाम थे, राजेश दातार, सचिन देशमुख, गौतम, महेंद्र निर्लिकर। बाकी नाम स्वीकार कर लिए गए, लेकिन राजेश दातार का नाम स्वीकार नहीं किया गया, और 5 जुलाई को इन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली, कुछ ही दिन पहले। अब एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों कि ठीक है, पहले के समय में सरकार ही जुडिशरी में नियुक्ति करती थी, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अपने पास ले लिया। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो फैसला है कि वास्तव में इनको न्यायाधीश बनाना है या नहीं बनाना है, वो शपथ तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगी ना, या दिलाएंगी, जो भी होगा। और उनको सिफारिश कौन भेजेगा? केंद्र सरकार भेजेगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर सरकार चाहे, हालांकि ये सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं, लेकिन एक बात तो पता चलता है कि सरकार अगर चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब जैसे बिलों को पास करने में आप जानते हैं ना, राज्य सरकार के बिल पास करने में सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार का फैसला दिया, राष्ट्रपति तक को निर्देश दिया कि 3 महीने में करना पड़ेगा, और बिना साइन किए भी बिल बन गया। तो संभव है कि ये सरकार बोल दे कि भाई आप खुद ही नियुक्त कर लो, हमारी क्या जरूरत है। अब यहां तो बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं दोस्तों जहां संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी गई। किसने देखा भाई, कश्मीर में 35 ए जो लागू किया गया था, वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? वो तो नेहरू की मर्जी से वैसे ही लागू हो गया, एक साइन से। भाई कॉलेजियम सिस्टम भी कहां लिखा है, आप खुद सोचिए। तो बहुत सारे काम तो ऐसे हुए हैं ना दोस्तों। भाई आप प्रियम्बल में जिस तरीके से बदलाव कर दिया गया, आप खुद सोचिए, उस समय तो कोई विपक्ष भी नहीं था, सब जेल में थे। लेकिन मैं आपको कॉलेजियम को लेकर ही एक
महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं दोस्तों। मैं देख रहा था ये लाइव लॉ की वेबसाइट में 7 मई 2025 की ये रिपोर्ट है, यानी पिछले 2 महीने पहले की है। और इसमें ये लिखा है, आप देखिए बड़े गौर से, कि 2022 से हाई कोर्ट जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जितनी सिफारिशें भेजी हैं उसमें 29 नाम लंबित हैं, और बड़े नाम हैं। आप देखिए ना, रामास्वामी नीलकंदन मद्रास हाई कोर्ट के लिए 17 जनवरी 2023 को सिफारिश, अरुण कुमार इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 9 मई 2024, सुभाष उपाध्याय, अमित सेठी, रोहित कपूर, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। इसका मतलब है कि सरकार के हाथ खाली नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विवाद होगा ना, कोई बात तो होगी ना, जिसकी वजह से सरकार भी अड़ी होगी कि भाई हम नहीं करेंगे या हम इस पर विचार करेंगे। यानी जिस तरीके से माहौल बना रहे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में है, ये समझ में आता है। एक दूसरा और बड़ा मामला दोस्तों, और ये और गंभीर मामला है, ये भी कॉलेजियम सिस्टम से जुड़ा है। अब देखिए हेडलाइन को, पूर्व चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल, कहा दलित आदिवासी पिछड़ा 90% से ऊपर, फिर भी SC ST से कोई हाई कोर्ट जज नहीं बना। ये कौन है पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मैं बताता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया। भोपाल में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और क्या कहा उन्होंने, राज्य सरकार के डेटा के अनुसार प्रदेश में SC ST और बैकवर्ड क्लास 90% से ऊपर है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज तक SC ST का एक भी जज नियुक्त नहीं किया गया है। तो किसका फॉल्ट है, किसको कहेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कर रहा है तो ये कॉलेजियम पर ही तो सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, आपका MP हाई कोर्ट 1956 का है, क्या तब से अब तक एक भी काबिल उम्मीदवार नहीं मिला? यह कॉलेजियम सिस्टम की बेईमानी है। जब तक सिस्टम में प्रतिनिधित्व तय नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और क्या कहते हैं जरा मैं मीडिया रिपोर्ट से ही पढ़ता हूं दोस्तों। कैत ने न्यायपालिका में ST SC और बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पूरे देश के हाई कोर्ट्स में SC ST और बैकवर्ड क्लास के जजों की संख्या 15 से 16% है, लेकिन समाज में इनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। यह अन्याय है, सिस्टम की बेईमानी बताई और यह कहा कि जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक यही परिस्थिति बनी रहेगी। और ये जो मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए क्या कहा दोस्तों, मैं बताता हूं। वो कहते हैं सुरेश कुमार कैत साहब कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में पहला SC ST वर्ग से आने वाला जज बना, आज तक मेरे बाद वहां कोई दूसरा नहीं बना। ये सोचने की बात है कि इतनी बड़ी न्यायपालिका में ऐसा क्यों। और ये सुरेश कुमार कैत कौन है, मैं इनका भी थोड़ा सा आपको प्रोफाइल बताता हूं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस थे। उनका कार्यकाल था दोस्तों 25 सितंबर 2024 से 23 मई 2025 तक। 24 मई को रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि उनके पिता मजदूर थे। उन्होंने खुद भी स्कूली पढ़ाई के दौरान मजदूरी की, दिल्ली में प्रैक्टिस की और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जूनियर के रूप में भी काम किया था। 2008 में पहली बार हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। ये कहानी, ये उनका सफर है दोस्तों। तो अब आप खुद सोच लीजिए क्या कुछ हो रहा है, किस पर सवाल उठ रहा है, कॉलेजियम पर ही उठ रहा है। अब इसका जवाब कौन देगा? सरकार से आप मांगने जाएंगे, सरकार कहां से देगी? कॉलेजियम सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये गंभीर मसला है दोस्तों। अब इसका क्या सॉल्यूशन है ये तो मतलब कोई नहीं बता सकता, सरकार भी नहीं बता सकती। ये तो इस सवाल का जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पर एक सिर फुटअव्वल शुरू हुई तो मैंने दोनों कहानियों को आपके सामने रखा है दोस्तों।
मैं निवेदन करता हूं कि आप जरूर इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए, बताइए कि आखिर इसका इलाज क्या है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर उसका समाधान क्या है, किसके पास है? मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों, और निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और HB मेलोडी वहां अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।